Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by Sri Ram sir. सो बच्चों हमने जो है वो अभी तक के पिछले प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने कूलॉम्स लॉ किया था और कूलॉम्स लॉ का फिर वेक्टर फॉर्म देखा था और उसके बाद में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसमें हमें मोर देन टू चार्जेस की वजह से फोर्स को ऐड करना सीखा था और लास्ट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करी थी। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ का, जिसमें कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन एंड इक्विलिब्रियम आ गया, इस पूरे टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आने वाले 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर। अब वो जो क्वेश्चंस होंगे बेटा, तो उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें कुछ डिस्कशन क्वेश्चंस होंगे। तो वो जो डिस्कशन क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले डिस्कशन क्वेश्चंस, ये सभी बच्चों के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए होंगे। फिर इसके बाद बेटा हम थोड़े आसान प्रश्न पहले करेंगे, लेवल 1 क्वेश्चंस, वो भी सभी बच्चों के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए होंगे, ऑल एग्ज़ाम। और फिर हम करेंगे लेवल 2। तो बेटा लेवल 2 जो है उसको ओनली जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड के लिए तैयारी कर रहा है वो बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी नीट और जेई मेन वाले बच्चे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर लास्ट में होंगे लेवल 3 एग्ज़ाम, लेवल 3 क्वेश्चंस। तो बेटा ये जो होंगे ये सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए होंगे जो कि जेई मेन और जेई एडवांस देते हैं। लेकिन लेवल 1 और लेवल 2, जो लेवल 1 होगा बच्चों सबके लिए, लेवल 2 होगा ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट, जेई मेन, जेई एडवांस। और लेवल 3 होगा बेटा केवल जेई वाले बच्चों के लिए जो जेई मेन और जेई एडवांस का एग्ज़ाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेकंड पॉइंट ये बेटा कि अगर आपको स्पीड थोड़ा स्लो फील होता है तो आप 1.25x पे वीडियो को देखें, यू विल फील मोर बेटर। आपका टाइम भी बचेगा और आपको ज़्यादा अच्छा भी बच्चों लगेगा, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि स्पीड स्लो है तो बेटा समझाना तो धीरे धीरे पड़ता है, लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ी धीरे है तो आप 1.25x पे देखें फॉर बेटर स्पीड। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन क्वेश्चंस में चलते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का लॉ है, एंड कूलॉम्स लॉ। इनमें बेटा अपने को डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ बतानी है। तो कूलॉम्स लॉ की वजह से जो हमने फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। और जो ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ, उससे दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है G M1 M2 अपॉन R²। अब इसमें बेटा ये जो चार्ज है, ये एक, हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ऐसे बेटा ये जो मास है ये भी पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो मास और चार्ज बेटा पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो हम ये देखते हैं कि पहला जो फोर्स होता है, जैसे हमने बोला न्यूटन्स ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बेटा वो मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये फोर्स जो है ये मास नाम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के प्रोपोर्शनल है और ये चार्ज के, तो ये सिमिलरिटी हो गई। दूसरा, दोनों ही फोर्स में एक बात है कि दोनों ही डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब वो चार्जेस के बीच का, पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, ये पॉइंट मासेस के बीच का डिस्टेंस, तो ये तो इनमें सिमिलरिटी हो गई। तो क्या लिखा देखो बच्चों, समझते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, कौन सी, मासेस। तो ग्रेविटी फोर्स जो है बेटा मासेस के प्रोपोर्शनल होता है, दोनों पार्टिकल्स के। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सेम उसी तरह से चार्जेस के प्रोपोर्शन होता है। चार्ज भी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और मास भी बेटा पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और दोनों ही फोर्स बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं स्क्वायर ऑफ द सेपरेटिंग डिस्टेंस की। तो ये तो हुई इनमें सिमिलरिटीज़। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेटा मास तो एक ही टाइप का होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज ही अट्रैक्टिव नेचर का होता है, क्योंकि मासेज एक ही टाइप का होता है। लेकिन बेटा चार्ज पार्टिकल जो है वो तो दो टाइप के होते हैं।
चार्ज पार्टिकल दो टाइप के होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बेटा अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। तो ये डिसिमिलरिटी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, और बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अगर मान लो कि दो मास है, तो दो मास है, एक m1 और एक m2, तो ग्रेविटी फोर्स बेटा हमेशा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन दो चार्ज है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। एक तो ये डिफरेंस है इनमें। दूसरा कि जो ग्रेविटी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कोई भी दो पार्टिकल के बीच में जो लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई भी दो पार्टिकल के बीच में बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, देखो हम सारे पॉइंट्स को एक बार यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट हम इनको थोड़ा सा एक साथ इनको वो कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ है। तो अगर हम देखें तो बच्चों अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें तो सिमिलरिटीज़ में क्या आता है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है सेकेंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब मासेस के मल्टीप्लाई के। दूसरा बेटा दोनों ही डिस्टेंस के साथ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये ग्रेविटी फोर्स भी बेटा दो पॉइंट मासेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमें ये सिमिलरिटीज़ दिखाते हैं, ठीक है। अब डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं? डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस में अगर फर्स्ट हम बात करें, ये हमने सिमिलरिटी की बात करी, अब हम फर्स्ट बात करें तो डिफरेंसेस ये बेटा कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, बिकॉज बेटा दो मास है, एक मास ये है एक मास ये है, मास तो एक ही टाइप का होता है, तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बेटा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, क्योंकि बेटा अगर मान लो दोनों चार्ज आपके प्लस के हैं, प्लस के चार्ज है, तो बेटा सेम टाइप के चार्ज का रिपल्सन होगा, और एक चार्ज माइनस है और एक प्लस है तो फिर बेटा जी अट्रैक्शन होगा। तो ये फोर्स एक ही टाइप का होता है, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस बच्चों इसके अंदर ये है कि जो आपका कोई भी दो प्रोटॉन ले लो, दो इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी दो पार्टिकल ले लो, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 39 टाइम्स या 37 टाइम्स ज़्यादा है, बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसका मतलब बात ये हुई कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग है। और बेटा जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करें, अपन छोटे पार्टिकल्स की बात करें, तो वहाँ पे वो बहुत वीक हो जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका जो वैल्यू होता है, दो कोई भी छोटे पार्टिकल्स की बात करें, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स तो बेटा बड़े बड़े प्लैनेट्स में इनमें ही या इनकी वजह से जब लगता है तभी अच्छा खासा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और अब इसके अंदर ये डिसिमिलरिटीज़ हो गई। अच्छा बेटा एक सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों ही न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ क्या फॉलो करते हैं कि भैया जो फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, सेकंड पार्टिकल भी फर्स्ट पे उतना ही फोर्स लगाता है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहती है, तो F12 इक्वल टू माइनस F21 हो जाता है। तो ये भी एक इनमें है कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, तो इनके बीच में बेटा ये सिमिलरिटीज़ है और ये इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ अ वैलिड अप्रोक्सीमेट अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय पॉइंट चार्ज। मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप कब किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को पॉइंट चार्ज मान सकते हो या पार्टिकल कंसीडर कर सकते हो। तो बेटा हमने ये थ्योरी में जब मैंने कूलम्ब्स को पढ़ाया था तो वहाँ लिखा था
कि अगर लीनियर साइज जो होती है बॉडी की जो लीनियर साइज़ है वो चार्ज पार्टिकल्स जो बॉडीज़ है उनका जो लीनियर साइज़ है वो उनके बीच के सेपरेशन से बहुत छोटा है, तो हम उनको पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं, चाहे वो बॉडीज किसी भी शेप एंड साइज़ की हो। बट अगर उनके बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा है तो हम उनको उनके खुद के साइज़ से तो हम उनको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो देखो, तो इसमें भी यही दिखा है, इफ़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, चाहे वो स्फीयर पे है, चाहे वो रोड पे है, किसी भी बॉडी पे, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इज स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट फ्रॉम इट। जैसे मान लो कि ये कोई रोड है, अब इस पे जो चार्ज क्यू है वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज क्यू, लेकिन जिस पॉइंट पे हम फोर्स या फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस पॉइंट की डिस्टेंस आर बहुत ज़्यादा है इस रोड की लेंथ से। तो अगर आर बहुत ज़्यादा है रोड की लेंथ से तो यू कैन टेक इट एज ए पॉइंट चार्ज, तो आप इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह बेटा ले सकते हैं। ठीक है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मॉडल एट ए सिंगल पार्टिकल विद द चार्ज इक्वल टू नेट चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूरा का पूरा चार्ज बेटा आप एक ही पॉइंट पे मान सकते हैं, ये पूरा का पूरा चार्ज। दूसरा हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर चार्ज बॉडी स्फेरिकल बॉडीज़ है और बेटा चार्ज उनकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे इस मेटेलिक स्फीयर्स हैं, स्फेरिकल सेल्स, और चार्ज उनकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो सारा का सारा चार्ज आउटसाइड पॉइंट्स पे जब भी फोर्स क्रिएट करना है, जो शेल थ्योरम में हमने ये सीखा था कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है ना, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें उसके स्फेरिकल बॉडी के बाहर किसी पॉइंट पे फोर्स फील्ड कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, तो बेटा ये पूरा का पूरा चार्ज जो है इसको हम सेंटर पे मान सकते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज एक पार्टिकल की तरह सेंटर पे बैठा हुआ है, तो ये भी हम कर सकते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स के लिए। लेकिन ये जो एजम्पशन है बेटा, ये एक्सटीरियर पॉइंट्स पे कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब आप स्फेरिकल शेल जो है, मेटल स्फीयर है, उसके बाहर वाले पॉइंट्स पे कुछ भी निकाल रहे हो, लाइक फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, कुछ भी निकाल रहे हो, तो आप पूरे पूरे चार्ज को सेंटर पे ले सकते हैं। ठीक है, बट चार्ज बेटा क्या होना चाहिए, चार्ज इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। चलो ये बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर टू इक्वल पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d, एट व्हाट पॉइंट अदर देन इन्फिनिटी वुड अ थर्ड टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। तो बेटा ये बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल ईजी है। देखिए इन्होंने ये बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दीज आर 2 पॉइंट चार्जेस, दिस इज Q एंड दिस इज Q, ये 2 पॉइंट चार्जेस है Q एंड Q। अब हमने ले लिया इनका मिडिल पॉइंट, हमने ले लिया है मिडिल पॉइंट। अब इन्होंने मिडिल पॉइंट बोला है, अब बेटा इन्फिनिटी पे रखोगे तो ये भी जीरो फोर्स लगाएगा और वो भी जीरो लगाएगा, तो इन्फिनिटी पे तो नेट फोर्स जीरो होता ही होता है। पर इन्होंने पहले बोल दिया कि अदर देन इन्फिनिटी दूसरा पॉइंट बताओ, तो बेटा सिंपल सी बात है कि चार्ज को बिल्कुल मिड पॉइंट पर रखना पड़ेगा, ताकि ये जितना चार्ज है उतना ही चार्ज ये है, तो इससे जितना डिस्टेंस है उतना इससे होना चाहिए। तो बेटा हम लोग बिल्कुल बीच में रखेंगे, तो फिर दोनों के फोर्स क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में, ये जो लगाएंगे दोनों वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तो कैंसिल आउट होकर इस मिड पॉइंट पे इस स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज डिपेंड ऑन द चार्जेस प्रेजेंट नियर बाई देम। तो बेटा ये मैंने आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट पढ़ाया था, उसी स्टेटमेंट में मैंने आपको लिखवाया था कि बेटा जी जैसे 3 चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है और एक Q3 है, तो मैंने आपसे कहा था कि एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड लॉ है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि जब Q1 पे ये Q2 फोर्स लगाएगा ना, वो अलग से लगाएगा और Q3 अपना अलग से लगाएगा, और फिर जब आपको टोटल निकालना है ना तो इनका वेक्टर सम करना होगा। मतलब ये है कि कोई भी 2 इंडिविजुअल चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उनको, जैसे मान लो कि Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे ना, अट्रैक्शन के लगे या रिपल्सन के लगे, उनको पास में रखा थर्ड चार्ज बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें, वो अपना अलग से फोर्स लगाएगा दोनों पे, पर वो इन 2 के बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा। 2 लोग बात कर रहे हैं तो ये उस बात को, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं कि भाई 2 लोग बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना है। तो इन 2 चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा बीच में, उसमें ये तीसरा कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ये अपना अलग से फोर्स लगाएगा इन दोनों पे। तो आंसर इसका ये होगा कि 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उनको उसके पास में रखा थर्ड चार्ज बेटा बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता, अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, तो आंसर होगा नो, डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स कितना है, 4I - 3 J न्यूटन,
व्हाट इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो बेटा हमें दिया क्या है इन्होंने, हमें दिया इन्होंने F12 वेक्टर, मतलब Q1 पे Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हमें इन्होंने दिया है। कितना दिया है, 4i कैप माइनस 3j कैप न्यूटन। ये क्या है बेटा, ये Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स है। और हमें पूछा क्या है, हमसे इन्होंने पूछा है कि अब आप बताओ कि Q2 पे Q1 कितना लगाएगा। ये तो Q1 पे Q2 है और ये 2 पे 1 कितना लगाएगा, ये हमसे पूछा है। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि F21 जो होता है, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो F12 जो है वो होता है माइनस ऑफ F21, F12 होता है माइनस ऑफ F21। तो Q1 Q2 पे जितना लगा रहा है, Q2 Q1 पे कितना लगेगा, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, कुछ नहीं करना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का 4i कैप और ये हो जाएगा माइनस 3j प्लस 3j कैप हो जाएगा न्यूटन। दिस इज द आंसर। तो बेटा ये डिस्कशन क्वेश्चंस है, हर टॉपिक में हम ऐसे ही करेंगे। जैसे हमारा टॉपिक खत्म होगा हम लोग बेटा डिस्कशन क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें थ्योरी समझ में और अच्छे से आ जाए। और साथ में फिर हम उसके बाद शुरू करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लाइक लेवल 1 प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बेटा लेवल 1 क्वेश्चंस आएंगे। तो लेवल 1 क्वेश्चन किसके लिए है, तो बेटा यहाँ लिख देता हूँ मैं, दीज आर फॉर CBSE, जैसे बोर्ड एग्जाम्स हैं, नीट एंड JEE, मतलब ये सभी बच्चों के लिए होंगे। सभी बच्चे इन छोटे छोटे प्रश्नों को करेंगे, आसान क्वेश्चनों को करेंगे, तभी तो बेटा फिर टफ क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लेवल 1 क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए वैलिड होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें लेवल 1 में हमारा जो पहला प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है, बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, क्वेश्चंस में आपको पूरे लास्ट स्टेप तक बताऊंगा, है ना, आंसर भी पूरा बताऊंगा, इसका क्वेश्चन आंसर पूरा आपको बताया जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, तो क्वेश्चन विथ और आंसर बताया जाएगा। लेकिन जैसे बीच की जो कैलकुलेशन के स्टेप होते हैं, तो जैसे मैंने फॉर्मूले में सारा डाटा पुट कर दिया, अब बीच की जो कैलकुलेशन स्टेप है वो आप खुद करके देख सकते हैं और आंसर बेटा मैच करेगा। तो बीच की कैलकुलेशन स्टेप मैं कभी कभी बताऊंगा और कभी उसको स्किप करके डायरेक्ट आंसर लिखूंगा कि आप इसको सोल्व कर लेना, ये आंसर आएगा। तो जैसे बेटा यहाँ पे इन्होंने बोला है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्मॉल स्फीयर्स, बेटा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल स्फीयर। स्मॉल स्फीयर बोलने का मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो स्फीयर जो है, स्मॉल स्फीयर का मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो ये स्फीयर्स हैं इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का क्या सेपरेशन, जो स्फीयर्स हैं इनके बीच का जो सेपरेशन r है बेटा, ये इनकी जो रेडियस है इसका है r1 रेडियस और इस वाले का लेट से r2 रेडियस है। तो ये स्मॉल स्फीयर का मतलब हमें कह रहे हैं कि जो स्मॉल r है वो बहुत बड़ा है r1 से, स्मॉल r बेटा बहुत बड़ा है r1 से, और स्मॉल r जो है वो बहुत बड़ा है r2 से। मतलब आप इनको पॉइंट चार्ज ले लेना, और पॉइंट चार्ज लेने का मतलब ये हमसे कह रहे हैं बेटा आप कूलम्ब्स लॉ लगा देना, ठीक है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही लगता है बच्चों। तो यहाँ पे ये इन्होंने बोला कि ये एयर में रखे हुए हैं, तो बेटा एयर और वैक्यूम को हम सेम ही लेके चलते हैं, और वहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट लेते हैं हम लोग वो लेते हैं कि जो 1/4 है 9 × 10⁹ 1 इज गिवन अ चार्ज 12 नैनो कूलम। तो बेटा फर्स्ट वाले पे जो चार्ज है Q1 दैट इज 12 नैनो कूलम। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 12 × 10⁻⁹ कूलम। बेटा जब भी नैनो कूलम आ गया तो उसको कूलम बना लो, क्योंकि हम लोग जब डाटा पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हम सारे डाटा ऐसा यूनिट्स में डालेंगे ताकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी ऐसा यूनिट में आएगा। दूसरे वाले स्फीयर पे इन्होंने चार्ज दिया बेटा Q2 दैट इज -18 नैनो कूलम, माइनस का 18 नैनो कूलम। तो इसको भी हम लिख सकते हैं -18 × 10⁻⁹ कूलम। ये दूसरे वाले पे चार्ज दिया है। फिर बोला इन्होंने कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय वन स्फीयर ऑन द अदर। तो बड़ा सिंपल सी बात है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब कई बार बच्चे क्या सोचते हैं सर एक चार्ज ज़्यादा लगाएगा एक कम लगाएगा, बड़ा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है ना कि फोर्सेस न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट होता है, एरो की लेंथ से। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है बेटा वेक्टर की लेंथ से। तो बेटा आपको दोनों ही सेम लेंथ के बनाने हैं। मतलब ये हुआ बेटा कि F12 वेक्टर जो है उसका जो लेंथ है वो और F21 का लेंथ दोनों बराबर बनेगा, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, जिसको आप F बोल सकते हैं। बेटा डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट आएगी। एक अगर मान लो +x में लग रहा है तो दूसरा -x की तरफ लगेगा, तो ये डायरेक्शन बेटा बिल्कुल अपोजिट आएगी। तो हम लोग यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि अगर इस समय जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे बेटा कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा। तो हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा एग्जाम में जब क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला अगर हम लिखें तो पहले हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो मैग्नीट्यूड होगा के, Q1 का मैग्नीट्यूड, Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड, बेटा बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो बेटा फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। और डायरेक्शन बेटा कैसी हुई, अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, तो लास्ट में हम लोग अट्रैक्टिव लिख देंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं, तो के का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है ऐसा यूनिट्स में। Q1 कितना बेटा 12 × 10⁻9 कूलाम, और Q2 कितना है -18 है बेटा, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब आप जो है वो माइनस को भी प्लस में ही पुट करेंगे, 18 × 10⁻9 कूलाम। तो बेटा कूलाम में पुट कर दिया। डिस्टेंस इन्होंने क्या दी है, तो बेटा इनके बीच का जो सेपरेशन उन्होंने 0.3 मीटर दिया है, 0.3 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर। अब बेटा सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में डाल दी तो आपका आंसर किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। तो बेटा ये जो फोर्स आपका आएगा सॉल्व करने के बाद, अब कैलकुलेशन किसको करनी है, प्यारे बच्चों को करनी है, तो आप सब बैठ के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 2.16 इंटू अप्रॉक्सीमेटली बेटा, इसमें अगर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो, जैसे किसी का 2.2 आ जाए या 2.12 आ जाए, तो बेटा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हल्का फुल्का चेंज आता है। क्योंकि हम लोग जो डाटा पुट करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 9 × 10⁹, तो वैसे ही 8.99 × 10⁹ होता है। तो हल्का सा स्लाइड बेटा डिफरेंस आ सकता है, बट उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपका आंसर जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल नियर बाय आना चाहिए, जो आंसर मैं लिख रहा हूँ। तो ये आएगा बेटा 2.16 × 10⁻5 न्यूटन, ये आ गया बच्चों। अब कैसा नेचर है इसका, अट्रैक्टिव, तो ये लगेगा अट्रैक्शन का, ये फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर बेटा इन्होंने क्या किया, आगे बी, ये ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया इसका। अब हम चल रहे हैं इसके बी पार्ट पे। तो इन्होंने क्या हमें नेक्स्ट कंडीशन बोली, व्हाट इफ, क्या होगा यदि। तो बेटा क्या होगा, इफ द स्पेयर्स आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू आफ्टर दे हैव कम टू इक्विलिब्रियम। देखो होगा क्या, इन्होंने बोला वे इन दोनों स्फीयर्स जो है ना, इनको हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है। इन दोनों स्फीयर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है इन्होंने। तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं बेटा अपन भी। तो ये कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से हमने इनको कनेक्ट कर दिया। दिस इज ए मेटल वायर, मेटल वायर। तो बेटा अब क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज अलग अलग है, तो चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज फ्लोज। चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा। अब हमने पढ़ा था बेटा कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, हमने क्या पढ़ा था, तो ये अभी चार्ज का फ्लो करेंगे आपस में। इस पे अभी चार्ज कितना है बेटा, Q1 है, और इस पे Q2 है। अब बेटा अगर आइडेंटिकल स्फीयर है ना, तो चार्ज का फ्लो होगा, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होगा, मतलब अभी अपने जस्ट कांटेक्ट किया है, तो ये जस्ट कनेक्टेड। अब बेटा चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। तो जब इनका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, मतलब उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम अचीव्ड। इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आने का मतलब है कि बेटा दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर, और दोनों पे चार्ज भी बराबर आएगा। तो ये जो चार्ज है दोनों पे, लेट से बाद वाला चार्ज क्यू हो जाएगा दोनों पे। क्यों हो जाएगा क्यू, सेम क्यों ले लिया बच्चों, सेम इसलिए ले लिया क्योंकि स्फीयर कैसे हैं, आइडेंटिकल है, सेम रेडियस के हैं। तो यहाँ पे जो हमने बोला R1 R2 भी बोलने की जरूरत नहीं है, पर ये R हमने यहाँ पे लिख दिया था। तो चलो बच्चों, स्फीयर कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो लास्ट में फाइनल चार्ज दोनों पे सेम होगा। वो कैसे निकालोगे आप, तो बेटा जो लास्ट में इन पे जो चार्ज आएगा, तो आइडेंटिकल स्फीयर के लिए हमने देखा था कि वो इनिशियल चार्जेस Q1 + Q2 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो Q1 कितना है, तो बेटा Q1 है कितना कूलाम है, 12 नैनो कूलाम, और Q2 कितना है -18। तो यहाँ पे एक है बेटा 12, दूसरा है -18, तो 12 और -18 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा -6/2 -3 नैनो कूलाम। तो बेटा इस पे भी हो जाएगा अब -3 नैनो कूलाम, और इस पे भी हो जाएगा -3 नैनो कूलाम। अब आप समझ सकते हैं बेटा, चार्ज सेम नेचर का हो गया। चार्ज कैसी नेचर का हो गया, सेम, दोनों पे माइनस है, तो अब इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का लगेगा। तो ये जो फोर्स अब जो लगेगा उसका वैल्यू कैसे निकलेंगे, फॉर्मूला ऊपर लिख चुके हैं। तो K का वैल्यू डालेंगे 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू डालेंगे, वो कितना है -3 है। तो दोनों हम तो मैग्नीट्यूड डाल रहे हैं अभी, तो हम लोग लिखेंगे 3 × 10⁻⁹,
Q2 कितना है, वो भी -3 है, तो मैग्नीट्यूड डालेंगे 3 इंटू 10⁻⁹ और बीच का सेपरेशन बेटा इन्होंने चेंज किया नहीं है, सेपरेशन तो अभी वही है, बस केवल वायर से कॉन्टेक्ट कराया था, तो 0.3 का स्क्वायर। अब बेटा ये सोल्व करेंगे तो ये हमारा न्यूटन में आ जाएगा। अच्छा, ये नया फोर्स कितना आएगा, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा तो इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपका 9 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन आ जाएगा। बेटा नेचर यहाँ लिख दिए हम, कैसा आएगा, रिपल्सिव आएगा बेटा, नेचर कैसा आएगा, रिपल्सिव नेचर का आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, 2 प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड। बेटा 2 प्रोटॉन है, दोनों ही प्रोटॉन है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर बेटा 2 प्रोटॉन है, उनके बीच का डिस्टेंस ये हमें बता रहे हैं। तो बेटा इस प्रोटॉन का मास m है, तो इसका भी मास m है। बेटा इस पे चार्ज q है, तो इस पे भी q होगा, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है, और q कितना होता है प्रोटॉन पे, प्लस ही होता है बेटा। e का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो बेटा ये 2 प्रोटॉन है, और जो है इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है इन्होंने। तो प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, वो प्रोटॉन की साइज से तो बहुत बड़ा ही है, तो प्रोटॉन्स को पॉइंट चार्ज लेंगे। 3.8 हमें डिस्टेंस दिया इन्होंने, 3.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये हमें इनके बीच का सेपरेशन दिया है। तो ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय वन प्रोटॉन ऑन अदर। तो इतना तो कन्फर्म है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन है। अब हमसे बोला है कि फोर्स का आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो। चलिए निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का पहले फॉर्मूला लिख दो, K, फर्स्ट प्रोटॉन का चार्ज भी Q है, सेकंड का भी Q है, मतलब Q का वैल्यू E के बराबर है, और बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा डाटा इसमें पुट करेंगे तो K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ ऐसा यूनिट्स में, Q कौन है, प्लस E, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹, दूसरा Q भी कौन है, प्लस E, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹, और बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 3.8 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। तो 3.8 इंटू 10⁻⁻10, 3.8 इंटू 10⁻⁻10 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बेटा कि जब ब्रैकेट में ये पूरा लिखा ना मैंने, तो जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसका भी स्क्वायर करूँगा, तो ये हो जाएगा 3.8 इंटू 3.8। और बेटा ये जो पावर है इस पे स्क्वायर कैसे करते हैं, ये 10⁻⁻10 का स्क्वायर भी होगा, तो बेटा इसमें जो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -10 इंटू 2, ये पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका स्क्वायर तो बेटा हमने लिख दिया ये, और -10 पे ऊपर पावर 2 है, तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -10 इंटू 2 हो जाएगा -20। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हो आप, तो बेटा ये पूरा इंडिया जो है ना, इसमें हर प्रकार के बच्चे हैं। किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं सीखी उसने छोटी क्लास में, या कोई उसने उसे गलती कर रहा है, तो ये लेक्चर तो सभी बच्चों के लिए, तो मैं तो बेटा छोटी छोटी बातें भी बताऊँगा, क्योंकि कई बार मैंने क्लास में ऐसा ऑब्जर्व किया कि बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो कुछ अलग तरीके से लिख देते हैं, तो इसलिए बेटा ये छोटी छोटी बातें बताई जाती है। चलो अब देखो बच्चों, हम आगे की बात करें तो यहाँ पे आपने सारा वैल्यू पुट कर दिया। अब जब सारा वैल्यू आपने बच्चों पुट कर दिया और आप इसको सॉल्व करेंगे, तो बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, इस फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 1.59 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, और नेचर कैसा आएगा बेटा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो ये आप कैलकुलेशन बेटा आपके लिए है। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है बच्चों बी पार्ट, ये हमने कौन सा पार्ट सोल्व किया, ए पार्ट। अब हम चलते हैं बी पार्ट, एग्जाम में भी क्वेश्चन बोर्ड में भी ऐसे आते हैं, ए पार्ट बी पार्ट। हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब बेटा इनके पास मासेस भी तो है, तो मासेस की वजह से एक दूसरे को ये ग्रेविटी फोर्स से अट्रैक्ट भी तो कर रहे होंगे, तो ग्रेविटी फोर्स कितना लगेगा, तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इनके बीच में जी, फर्स्ट प्रोटॉन का मास m, सेकंड का भी m, जी mm/r²। बेटा जी का वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 होता है ऐसा यूनिट्स के अंदर, और बेटा m प्रोटॉन का मास डालेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और बेटा इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये -54 पावर हो जाएगी, और 1.67 का स्क्वायर हो जाएगा। और बीच का डिस्टेंस बेटा r कितना है, तो बीच का डिस्टेंस इन्होंने वही है, वही रहेगा वो, तो 3.8 इंटू 10⁻⁻10, इसका भी बेटा क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। नाउ जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्यूशन करना आपका काम है, कैलकुलेशन करना, तो ये फोर्स आएगा बेटा 1.29 या 1.3 आ सकता है, 1.31 आ सकता है, 1.25 आ सकता है, ऑल आर करेक्ट बेटा, इंटू 10⁻⁻14
45 न्यूटन। ये बेटा इस फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। ये आ रहा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है 10⁻⁹ न्यूटन और ये आ रहा है 10⁻45 न्यूटन। अब आप बताओ कि ये कितना ज़्यादा बड़ा है इससे। पावर्स को देखो, जैसे रेशियो ले लो इनका कि आप लोग इलेक्ट्रिक फोर्स में डिवाइड कर दो किसका, ग्रेविटी फोर्स का। तो जब बेटा आप इसको डिवाइड करोगे ना तो खुद ही सोचो कि कितना बड़ा डिफरेंस आने वाला। मतलब आप डिवाइड करोगे ये 1.59 और 1.29 को तो छोड़ो आप, अब तो पावर्स को डिवाइड कर दो। तो अप्रोक्सीमेशन के साथ काम करते हैं बेटा। तो अप्रोक्सीमेशन के साथ जब काम करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है कि ऊपर पावर है 10⁻⁹ और नीचे है 10⁻⁴5। तो अब आप इसको ऊपर लेके जाओ तो ये हमारे पास में आ जाएगा -9 + 45 हो जाएगा। तो 45 से 9 कम कर दो तो भी 10⁻36 आएगा बेटा। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटी फोर्स से 10⁻36 टाइम बड़ा है, मतलब बहुत बहुत पावरफुल है। अब बेटा आगे क्या कह रहा है सी पार्ट में, तो हम सी पार्ट को सोल्व करते हैं। बेटा सी पार्ट में कह रहा है व्हाट इफ, क्या होगा बच्चों यदि, व्हाट मस्ट बी द चार्ज टू मास रेशियो इफ the magnitude of gravitational force between two of these particles equal to the magnitude of electric force। बड़ा इन्होंने बात बड़ी अजीब कर दी है, पर क्वेश्चन बनाने में क्या जाता है। सच में अगर ये देखें तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ रहा है कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इन्होंने बोला कि चार्ज और इसके जो चार्ज है ना, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन बेटा जो पार्टिकल है उसको भगवान ने चार्ज भी दिया है और मास भी दिया है। ये दोनों इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है कि इसके चार्ज टू मास रेशियो बताओ। आप कब बताओ, अगर मान लो जितना फोर्स, अब ये सच में जो ग्रेविटी अट्रैक्शन है तो बहुत छोटा लग रहा है, ग्रेविटी अट्रैक्शन तो बहुत छोटा लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, तो ये तो बराबर तो हो नहीं सकते, बट बेटा क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए, इफ़ अगर बच्चों ग्रेविटी फोर्स जो लग रहा है इन दोनों के बीच में वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाए, देन इनका चार्ज और मास का आप रेशियो कैलकुलेट करके बताएं। तो बेटा क्वेश्चन में जैसा कहता है ना वैसे करते जाओ। इन्होंने अब आपको ये निकालना है ना, अब इस निकालने के बारे में मत सोचो, आप सोचो उन्होंने क्या बोला है, ये बोला है तो ये काम कर दो। ग्रेविटी फोर्स कितना है, G(m)(m)² अपॉन r² इक्वल टू ये कितना हो जाएगा K(Q)² अपॉन r²। तो यहाँ से r² से बेटा r² कट जाएगा, तो यहाँ से Q² के नीचे अगर मैं m² को लेके आता हूँ तो उधर बेटा G के नीचे कौन चला जाएगा, K चला जाएगा। तो मेरे पास में Q, अब मैं इसको लिख देता हूँ Q/m, तो Q/m हो जाएगा बेटा √G/K। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें G का और इसका वैल्यू डाल देंगे, तो बेटा G का वैल्यू कितना है, तो √G का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 और K का वैल्यू ऐसा यूनिट्स में 9 × 10⁹ अब बेटा ये इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू, आपको ये वैल्यू मिलने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 8.61 × 10⁻11। अब बच्चों इसका यूनिट भी लिखना है, तो आपको G का और K का यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना, आपने क्या निकाला Q/m, चार्ज और मास, और आपने ये ऐसा यूनिट्स में डाला है बेटा। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का कूलम होता है और मास का kg होता है, तो कूलम अपॉन kg इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन किया बच्चों। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने से पहले, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने से पहले हम, यह बच्चों चलो ठीक है, अभी आपके आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड में भी आ चुका है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट ऐसे सोचें तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन है ईजी क्वेश्चन। सो वी विल डू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, थैंक यू। तो आई थिंक क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आया होगा बच्चों, और क्वेश्चन से ही तो बेटा मज़ा आता है। थ्योरी में तो क्या बहुत जोर आता है, थ्योरी में तो बेटा दिमाग है ना, मतलब जैसे जाम सा हो जाता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो चीज़ें एकदम याद हो जाती है। क्वेश्चन के बहाने से बेटा हमें थ्योरी याद होती है। हमेशा जितने क्वेश्चन करोगे ना बेटा उतने फ़ायदे में रहोगे, पर सही तरीके से करना है क्वेश्चन को। थ्योरी जो है वो सही अप्लाई करनी है, करेक्ट अप्लाई करनी है, और फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटा आपको परमानेंट थ्योरी लर्न हो जाएगी। थैंक यू सो मच बेटा, वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर। बेटा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत आगे इसको दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। आपसे बस यही सपोर्ट चाहिए, आपके लिए ऐसे ही वीडियो